स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आइए देखते हैं कि हम जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को हम किस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपके सामने है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम डेटा को सबसे सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो हम बार डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि हमारे जो डेटा होते हैं उनकी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम जो है बार डायग्राम को प्लॉट करते हैं। चाहे ग्राफ पर बार डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं या डायग्राम के फॉर्म में जो है बिना ग्राफ पेपर के भी हम बार डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। तो जो बार डायग्राम है इट इज अ वन डायमेंशनल डायग्राम। कुछ डायग्राम 2 डायमेंशनल भी होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। हर एक डायग्राम में ईच डायग्राम हैज 2 इंटरसेक्शन लाइंस। ये देखिए 2 इंटरसेक्शन लाइन होते हैं। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। दूसरी लाइन होती है वर्टिकल, जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग ओ के नाम से जानते हैं। जो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी हम लोग जो है डिवाइड करते हैं अलग अलग यूनिट्स में, और वाई एक्सिस भी जो है हमारी वो डिवाइडेड होती हैं अलग अलग यूनिट्स में। और जो स्केल होता है हम उसको मेंशन करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमारी जो यूनिट ऑफ स्केल्स हैं वो क्या है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर भी जो है हम यूनिट ऑफ स्केल्स मेंशन करते हैं। मेन जो हमारा जो डेटा होता है दैट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। मेन जो वेरिएबल रहेंगे, जो डेटा हमारे चेंज हो रहे हैं, दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट डेटा दैट आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। जो विड्थ होता है हमारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्लास का, दैट शुड बी द यूनिफॉर्म। दो बार के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, विड्थ का। और गैप भी इक्वल होना चाहिए। गैप और विड्थ ऑफ द बार दोनों बराबर होना चाहिए। बेटर ये होता है कि जो भी आप बार बनाए उस बार के ऊपर आप उसकी वैल्यू लिखते हैं तो उसको पढ़ने में या उसको समझने में ज्यादा आसानी होती है। आइए देखते हैं कि बार डायग्राम्स कितने तरीके के होते हैं। बार डायग्राम मुख्यतः जो है देखें तो 4 तरीके के हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में अगर हम देखें इधर, तो सिंपल बार डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर ये देखिए आपके सामने बार डायग्राम है। इसमें हमारे जो डेटा है वो ईयर वाइज डेटा है कि ईयर 2001 से लेकर 2005 में जो लैंसडाउन रेंज में जो प्लांटेशन किया गया उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये देखिए ईयर 2001 और 2 में 153,000 प्लांटेशन किया गया। ईयर 2002 और 3 में 192,000 प्लांटेशन किया गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक डेटा है जिसमें कि अलग अलग ईयर्स में क्या प्लांटेशन किया गया। अब इसमें जब हमने बार डायग्राम बनाया तो ये हमारा एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पर हमने ईयर देखा, ईयर की वैल्यू जो है पुट की। और वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि जो वाई एक्सिस है वो ईयर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ईयर तो हमारा जो है फिक्स है कि मतलब 2001-2 है तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2-3 होगा, नेक्स्ट 3-4। तो इसमें उतना वेरिएशन नहीं है, दैट इज फिक्स पैटर्न। वेरिएशन किस में आ रहा है? नंबर ऑफ प्लांटेशन में। तो इस वैल्यू को हम लोग जो है वाई एक्सिस पर रखेंगे। दूसरे शब्दों में वाई एक्सिस पर हमने जो हमारी डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने रखा, और एक्स एक्सिस पर हमारा वेरिएबल है, और जितना हमारा डेटा है उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है वर्टिकल रेक्टेंगल्स को ड्रॉ किया जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है। वाई एक्सिस को स्प्लिट करते समय हम टोटल डेटा यानी मैक्सिमम डेटा और मिनिमम डेटा वैल्यू, इसको ध्यान में रख करके हम वाई एक्सिस को जो है स्प्लिट करते हैं अपने अकॉर्डिंग,
कि हमारे लिए जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट रहेंगे, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ले जानी है। तो ये देखिए हमने अब एक बार डायग्राम आपके सामने शो किया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज रखे हैं। नीचे हमने जो एक्स एक्सिस है उसको हमने मार्क कर दिया ईयर से। वाई एक्सिस के बारे में हमने नेमिंग कर दी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन मल्टीपल ऑफ 1000। फिर जो भी हमने बार बनाया उस बार के ऊपर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी कि ये बार की वैल्यू कितनी है। फिर जो हमारा जो ग्राफ या टेबल बना, जो डायग्राम बना, उस डायग्राम के ऊपर उसका जो है टाइटल भी लिखेंगे कि ईयर वाइज प्लांटेशन डन इन लैंसडाउन रेंज। दिस इज द वेरी सिंपल बार डायग्राम, आप सभी सबसे परिचित होंगे। देन द नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या है कि मल्टीपल बार डायग्राम में जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आते हैं, फॉर एग्जांपल इस टेबल में हमने शो किया कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन पीजी क्लासेस। मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में जो पीजी क्लासेस हैं उसमें अलग अलग वर्षों में पीजी में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। ईयर 2010 में आर्ट्स में 20 स्टूडेंट्स, साइंस में 10 स्टूडेंट्स, कॉमर्स में 12 स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट सेम 2011 ईयर में इसी ईयर में आर्ट्स में 25, साइंस में 12, कॉमर्स में 14 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया एंड सो ऑन। इस तरीके का हमारे पास अब डेटा आता है। तो इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि हम फिर मल्टीपल बार डायग्राम को चूज करते हैं। हमने देखिए एक्स एक्सिस पर ईयर्स को प्लॉट किया और वाई एक्सिस पर हमने जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हर एक ईयर के लिए हम अलग अलग बार बनाएंगे। हर एक ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमने बार बनाया। ठीक, तो यहाँ जो बार है वो साइड बाय साइड बने हुए हैं और जो हाइट है हमारे बार की वो जितना डेटा हमारा बता रहा है उसके प्रोपोर्शन में ही। देखिए आर्ट्स में 20, तो हमारा जो है आर्ट्स को हमने यहाँ सिंबलाइज किया ब्लू कलर से, ये 20। साइंस 10, तो ये देखिए साइंस को हमने जो उसकी हाइट रखी है हमने बार की 10 की इक्वल रखी है। एंड कॉमर्स 12 to 12 एंड इट्स सो ऑन फॉर एवरी ईयर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमने बार की विड्थ रखी है, विड्थ आर सेम, है ना, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन दोनों बार की जो विड्थ है वो सेम है। और ये जो मल्टीपल बार डायग्राम है ये हमें जो है कंपैरिजन करने में इससे आसानी होती है कि ईयर वाइज किसी एक सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हम आसानी से जान सकते हैं ईयर वाइज जो है जो स्टूडेंट्स आर्ट्स जिन्होंने ऑप्ट किया है वो ईयर वाइज इनकी संख्या बढ़ती गई, जबकि साइंस और कॉमर्स में फ्लक्चुएशन है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो साइंस है 10 और कॉमर्स है 12। ठीक, यानी कि ईयर 10 में 2010 में कॉमर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या साइंस से ज्यादा थी। लेकिन देखिए 11 में जस्ट हम बार देख के ही समझ जाएंगे कि सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होता रहा कि साइंस की तुलना में कॉमर्स में स्टूडेंट्स ने ज्यादा एडमिशन लिया। लेकिन 2012 में ये ट्रेंड रिवर्स हो गया। 12 में साइंस के स्टूडेंट्स ने ज्यादा एडमिशन लिया इन कंपैरिजन टू द कॉमर्स। तो ये हमें कंपैरिजन करने में आसानी इस मल्टीपल बार से होती है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट बार। कंपोनेंट बार में क्या होता है कि हम जो हमारे पास मल्टीपल डेटा होते हैं उनको हम सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि सेम डेटा है जो हमने अभी पीछे आपको दिखाया था। सेम डेटा ईयर 2010 में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या 20, 10 और 12 रही। तो लास्ट हमने डायग्राम में आपको ये दिखाया कि हमने अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बार बनाए थे। यहाँ पर हमने जो हमारा बार डायग्राम है वो ईयर वाइज है और हमने एक ही बार डायग्राम में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो है प्लॉट किया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया है कि जो हाइट रखी है बार की वो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ करके सबसे पहले हमने हाइट डिसाइड कर दिया कि ईयर 2010 के लिए कितना होगा। तो 20 + 10 30, 30 + 12 42। तो ये देखिए हमने जो है एक बार बनाया जिसकी हाइट कितनी हुई 42। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करेंगे कैसे?
अब देखिए हमने सबसे ऊपर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को रखा है, तो कॉमर्स 12। अब ऊपर से हम काउंट करेंगे, 12, 42 है यहाँ पर, तो 42 यहाँ से हम 12 काउंट करेंगे, नीचे आते जाएंगे, जहां पर हमारा अगर हम देखें 30 पर एक हमने स्प्लिट कर दिया, क्योंकि 30 और 42 तो कितने इक्वल हो गए, 12 के इक्वल हो गए। फिर साइंस के स्टूडेंट्स 10 थे, तो फिर हमने 30 से नीचे आए और 20 के ऊपर हमने जो है इसको स्प्लिट कर दिया, तो ये देखिए वैल्यू 10 के बराबर हो गई, और जो बची हुई वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 20 के बराबर हो गई। ठीक, इसी तरह 2011 के लिए हमने पहले टोटल कर लिया, 25 + 12 + 14, तो that value comes to the 51। तो हमने जो एक बार बनाया 51 के हाइट के बराबर बनाया, अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया 14 में, 12 में और 25 में, एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो हमारा जो बार का रेक्टेंगल था उसको हमने डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग सेगमेंट में स्प्लिट कर लिया। जो हाइट है, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द डेटा, जितना डेटा है उसी के अकॉर्डिंग। विड्थ जो है हमारे जो है वो सेम है, और दोनों बार के बीच में जो हमारा डिस्टेंस हो रहा है वो इक्वल डिस्टेंस है। एक चीज और हम इसमें ध्यान रखते हैं कंपोनेंट बार में, वो ये है कि जो लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द डेटा है दैट शुड बी ऑन द बेस। ये देखिए जो हमने आर्ट्स का डेटा है, हमारे पास ऑप्शन है, चाहे आर्ट्स को नीचे रखें, साइंस को ऊपर, साइंस को नीचे रखें या कॉमर्स को नीचे रखें, बट जनरली हम क्या करते हैं कि जो डेटा जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट होती है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, और जो लोवेस्ट वैल्यू रहती है उसको हम कोशिश करते हैं कि ऊपर, सबसे ऊपर उस वैल्यू को प्लॉट करें। इस तरह के कंपोनेंट बार डायग्राम से हमें जो है डेटा के कंपैरिजन में आसानी रहती है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार। जो परसेंटेज सब डिवाइडेड ग्राम होता है इसको हम लोग जो है डेटा के रिलेटिव चेंज को शो करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारे जो बार डायग्राम के रेक्टेंगल्स होते हैं उसकी जो हाइट होती है वो इक्वल रखते हैं। सारे डायग्राम्स जो है उनकी हाइट इक्वल रहती है। यहाँ पर देखिए जो बार डायग्राम है इनकी हाइट इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। लेकिन जब हम परसेंटेज सब डिवाइडेड बार बनाते हैं तो उसमें सभी बार्स की हाइट इक्वल रहती है, और जो लेंथ होता है उसका, हाइट या लेंथ जो है बार का, उसको 100% मान करके हम सेगमेंट्स को, अलग अलग डेटा के जो सेगमेंट्स है उसको हम लोग जो है परसेंटेज टोटल वैल्यू को जोड़ करके उसको 100% मान लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अलग अलग डेटा है उसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। फिर उस परसेंटेज को हम जो है स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, वी डिवाइड द बार स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। तो जब भी हम बार को डिवाइड करने का काम करते हैं उसको हम टॉप से डिवाइड करते हैं। सेम डेटा है हमारे पास, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन 2010 से लेकर 2013 तक, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स लिए, तो ये देखिए वही डेटा है 20, 10 एंड 12। यहाँ पर हमने जो है टोटल वैल्यू जो थी, जो हमारा 42 आया, उसको हमने 100% मान लिया। ठीक है, 42 को हमने 100% मान लिया। अब हम ये देखते हैं कि इस 42 को जिसे हमने 100% माना उसमें कॉमर्स का परसेंटेज कितना है। यहाँ पर हमारा डेटा जो है परसेंटेज के फॉर्म में आया, तो 42 का 12 28.6%, फिर 42 का 10 23.8%, और 42 का 20 47.6%, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने क्या किया, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने ये 46.6 या 23.6 कैसे कैलकुलेट किया, तो ये देखिए 20 जो ये डेटा है इंटू 100 टोटल परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल का 42, ये नीचे आ गया, ये वैल्यू आ गई 47.6%। इसी तरह साइंस का 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 23। इस तरीके से आप जो है परसेंटेज कंपोनेंट जो है हर एक डेटा का निकालेंगे, एग्रीगेट वैल्यू को आप 100% मान करके। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये सेम वही डेटा है। हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल वैल्यू को 100% माना। जब हम टोटल वैल्यू को 100% मान रहे हैं तो हमारे जो सारे बार डायग्राम्स है उनकी जो हाइट है वो इक्वल हो गई। अब इसको 100% मान करके जो हमने पीछे जो वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम जो है अपने बार को स्प्लिट करेंगे।
तो 100% है 28.6। तो ये देखिए 100 से नीचे 10 आए, 90 आए तो ये 10, फिर 90 से 80 आए तो ये 20, फिर 28.6 को हम ये देखिए 70 से थोड़ा पहले हमने बार को जो है स्प्लिट कर दिया, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 28.6। सिमिलरली ऐसे ही हम 23.8 तक आएंगे और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे नीचे हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ईयर, वाई एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट एडमिशन इन पीजी क्लासेस। हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाएं या डायग्राम बनाएं तो उसके ऊपर जो है टाइटल जरूर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी लेबल करेंगे। यहाँ पर जो हम डायग्राम हम बनाएंगे उसमें आर्ट साइंस कॉमर्स जो हमने स्प्लिट किया है अपने बार को, तो उस स्प्लिट करने पर हम जो उसको स्प्लिट करते हैं ना, उसमें कलर या तो आप चेंज कर दीजिए या उसकी शेडिंग जो है अलग अलग रखें, जिससे कि हमें ये कंपैरिजन आसान हो। और उसका लीजेंड नीचे बना दें, जो कलर आपने यूज किया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ग्रीन आर्ट्स को, पर्पल साइंस को और लाइट ब्लू कॉमर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर जब भी आप इस तरह के कंपोनेंट बार डायग्राम या परसेंटेज बार डायग्राम बनाएंगे, इसमें वैल्यू को उसको बीच में जरूर लिख दीजिए कि ये वैल्यू कितने के बराबर है, तो हमें कंपैरिजन भी आसान हो जाता है और एक झटके में हम देख करके समझ जाते हैं कि ये वैल्यू कितने के बराबर है। ठीक है, फिर आता है पाई डायग्राम या पाई चार्ट। ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला डायग्राम है। इसमें पाई डायग्राम में या पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डेटा जो होता है वो हमारा सर्कल के फॉर्म में होता है। हम सभी को पता है कि जो सर्कल होता है वो एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को 360 को 100% मान करके डेटा को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सर्कल को डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा जो पाई डायग्राम है या जो सर्कल है वो पाई के फॉर्म में दिखाई देता है। पाई मतलब जैसे हम केक को डिवाइड करते हैं ना, बर्थडे केक को, तो जो पीस निकला वो पाई के बराबर आता है, वो उसके जैसा हमारा चार्ट दिखता है, इसलिए हम इसको पाई डायग्राम कहते हैं। पाई डायग्राम को हम एंगुलर डायग्राम के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो एंगल के फॉर्म में दिखाई देता है। डिफरेंट पोर्शंस जो होते हैं हमारे डेटा के, उसको हम अलग अलग कलर या अलग अलग शेड के द्वारा शो करते हैं ताकि कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन आसान हो। Then for conversion of the data into degree, each value is divided by total value into 360 degree. Usually the value with highest degree is marked at 12 o'clock position. जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम लोग 12 o'clock पोजीशन से प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। एंड अदर वैल्यूज आर मार्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन क्लॉकवाइज मैनर, और बाकी जो वैल्यूज है उसको हम क्लॉकवाइज मैनर में डिसेंडिंग ऑर्डर से हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 50, ब्लड ग्रुप है 4। अब इस डेटा को 50 को हम 100% मान करके अब इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगी 5 की, तो टोटल वैल्यू है 50, 5 अपॉन 50 इंटू 360 डिग्री बराबर 36 डिग्री, 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 360 इज इक्वल टू 144 डिग्री। ए बी के लिए 10 अपॉन 50 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। देन फॉर ओ ब्लड ग्रुप 15 that is its value divided by 50 that is total value। अब इसको हमने 360 से मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी वैल्यू है डेटा की जिस ब्लड ग्रुप की है उसको हमने टोटल से डिवाइड किया और उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 360 से मल्टीप्लाई करने में आप लास्ट में हमने पहले हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो डिग्री में आ जा रहा है। ये देखिए 36, 144 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, टोटल कितना आ गया 360 डिग्री। अब जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको हम 12 o'clock पोजीशन से हम जो है प्लॉट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ये बी ब्लड ग्रुप। ये देखिए बी ब्लड ग्रुप हमने
ग्रीन से शो किया है, तो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। अब इसमें एंगल कितना लेंगे, ये 12 o'clock पोजीशन से हम 144 डिग्री जो है कम उससे लेकर के हम जो है प्रोटेक्टर से लेकर के डी यूज करेंगे, उस डी से जो है हम 144 डिग्री एंगल यहाँ प्लॉट करेंगे और उसको हम अपने सर्किल को स्प्लिट करेंगे। फिर 10 है एबी ब्लड ग्रुप के लिए, तो एबी क्या है 72 डिग्री। अब इसको हम 0 मान करके यहाँ से 72 डिग्री जो है यहाँ पर हम अपने सर्किल को डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप का परसेंटेज कितना है 108 डिग्री। अब यहाँ से हम 0 डिग्री मान करके इसको हम 108 यहाँ पर मार्क करेंगे 108 डिग्री, और इसको हम जो है सेंटर से जोड़ लेंगे, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू है इट विल बी ऑटोमेटिकली 36 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टोटल डेटा को 100% मानते हैं, उस 100% को इज इक्वल टू कर देते हैं 360 डिग्री, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेटा का परसेंटेज इनटू परसेंटेज नहीं बल्कि डेटा का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है वो डिग्री में आ जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है हम सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अभी तक हमने देखा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चाहे वो बार डायग्राम हो या पाई डायग्राम हो। अब आते हैं हम डेटा को ग्राफ के ऊपर हम कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली जो ग्राफ होते हैं वो दो तरीके के ग्राफ होते हैं, एक है टाइम सीरीज ग्राफ और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। पहले आते हैं टाइम सीरीज ग्राफ के ऊपर। टाइम सीरीज ग्राफ में इन दिस ग्राफ इट इज द ग्राफ विच कंटेन्स द डेटा दैट वेरी विद द टाइम। इसमें जो हमारा डेटा होता है समय के साथ वेरी करता है। द टाइम यूनिट are marked on x-axis and other variables on y-axis। हमेशा जब हम टाइम सीरीज ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो टाइम यूनिट है उस यूनिट को हम लोग एक्स एक्सिस पर रखते हैं और अदर वेरिएबल्स को वाई एक्सिस पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो टाइम सीरीज ग्राफ होते हैं इसमें कई तरीके के ग्राफ आते हैं, उसमें जो है 2 वेरिएबल्स, मोर देन 2 वेरिएबल्स, बैंड ग्राफ, रेंज ग्राफ एटसेट्रा, कई तरीके के ग्राफ आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि ग्राफ ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो उसको टाइम सीरीज ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डेटा है ईयर वाइज डेटा है, व्हीट, पल्स एंड राइस, गेहूं, दाल और चावल, इनका प्रोडक्शन अलग अलग ईयर्स में कितना रहा। तो ईयर 2010 में व्हीट 100 टन, पल्सेस 130 टन, राइस 160 टन। इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन जो है व्हीट, पल्स एंड राइस का अलग अलग ईयर में यहाँ पर हमारे इस डेटा में दिखाया गया है। अब इसको हमें जो है ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स को लिया है और वाई एक्सिस पर हमारा प्रोडक्शन इन टन्स है। हम वाई एक्सिस को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, उसी हिसाब से हम वाई एक्सिस को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर हमने जो है मिनिमम वैल्यू रखी है 100 मिलियन टन। तो यहाँ पर हम देखिए व्हीट के लिए हमने जो है अलग अलग लाइंस में प्रेजेंट करने के लिए व्हीट को हमने कंटिन्यूअस व्हाइट कलर की लाइन से शो किया हुआ है। पल्सेस के लिए हमने जो है डॉट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में येलो कलर की लाइन से हमने डिवाइड किया है, और राइस को हमने ग्रीन स्प्लिटेड लाइन से जो है मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो आप ईयर 2010 में व्हीट कितना था, पल्स कितना था, राइस कितना था, उसके अकॉर्डिंग आप उस हाइट के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पर डॉट लगाते हैं, मार्क करते हैं। फिर ईयर 2011 में कितनी वैल्यू आई, वहां से यानी कि प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स यानी व्हीट, पल्स और राइस के लिए हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। देखिए हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर जो भी हमारा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पे डॉट्स बनाते हैं, और फिर वहां से प्रीवियस डेटा लेवल से करंट डेटा लेवल तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, या डिपेंड करता है कि हमने उसको लाइन से शो किया है या ब्रोकन लाइन से शो किया है या डॉट एंड लाइन
के कॉम्बिनेशन से शो किया, अलग अलग कलर से भी आप शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेटा को जो है स्ट्रेट लाइन में, अलग अलग ईयर के डेटा को स्ट्रेट लाइन में जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ध्यान देना है, एक्स एक्सिस को हम लेबल करेंगे नीचे की आपने एक्स एक्सिस पर जो है क्या शो किया है, वाई एक्सिस को भी लेबल करेंगे कि क्या शो किया है वाई एक्सिस पर। फिर आपका टाइटल इस पर जरूर होगा, और जो लीजेंड्स आपने यूज किए, जो सिंबल्स आपने यूज किए हैं, वो जरूर मार्क करेंगे कि आपका जो है वीट के लिए आपने क्या सिंबल यूज किया है, पल्स के लिए क्या यूज किया है, और राइस के लिए क्या यूज किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ बनेगा। नाउ द रेंज ग्राफ। This graph is used to show the minimum and maximum value of a variable. जब आपके डेटा में दो वेरिएबल हो, यानी कि एक वैल्यू मिनिमम वैल्यू शो करे और दूसरा डेटा जो है मैक्सिमम वैल्यू शो करे। फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब किसी एक जगह पर टेम्परेचर का रेंज क्या रहा एक दिन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जहरी खाल में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा, कि आपके पास डेटा आता है कि आज इतना टेम्परेचर मिनिमम था, इतना मैक्सिमम था। या बीपी का जो आप डेटा लेते हैं, ब्लड प्रेशर का जो आप लेते हैं, तो सिस्टम एक सिस्टोलिक वैल्यू होती है, एक डायस्टोलिक वैल्यू होती है। तो सिस्टोलिक वैल्यू डायस्टोलिक वैल्यू कितनी रही। जब आपके पास डेटा इस तरीके से आता है तब हम उसको रेंज ग्राफ से शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोज टू कर्व्स, इसमें दो आपको कर्व दिखाई देंगे, वन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू एंड वन फॉर द मिनिमम वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर गिवन टाइम वैल्यू। दिस ग्राफ शोज रेंज इन वैल्यू ऑफ द डेटा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये है डेटा में अलग अलग डे हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी टेम्परेचर की। तो मंडे को 50 डिग्री था हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम 30, ट्यूसडे को 40, 25, वेडनेसडे को मैक्सिमम 55, मिनिमम 45। अब देखिए कि इसको हम रेंज ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ये देखिए हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को हमने प्लॉट किया। तो टेम्परेचर के रेंज के अकॉर्डिंग, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वाई एक्सिस को स्प्लिट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 10 के डिस्टेंस पर हमने वाई एक्सिस को स्प्लिट किया है। अब हम क्या करेंगे, जनरली सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू को हमने प्लॉट कर दिया, मंडे को कितना था, ट्यूसडे को कितना था, वेडनेसडे को कितना था, थर्सडे को कितना था, फ्राइडे को कितना था और सैटरडे को कितना था। तो हमने पहले लोअर वैल्यू प्लॉट कर ली, इसके बाद हम अपर वैल्यू प्लॉट करेंगे कि मंडे को हमारा मैक्सिमम कितना है, 850 था। फिर ट्यूसडे को कम हो गया है ना, 40 हो गया। फिर वेडनेसडे को कितना रहा, ये टेम्परेचर और बढ़ गया। फिर थर्सडे को और बढ़ गया। तो इस तरीके से हम जो है पहले मिनिमम वैल्यू को प्लॉट करेंगे, मिनिमम वैल्यू के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये डेटा हमें पर डे का रेंज शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्यूसडे के दिन जो है रेंज हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का ज्यादा था इन कंपेरिजन टू द थर्सडे को मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस काफी कम रहा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस ग्राफ के माध्यम से हमने जो रेंज शो किया है, मिनिमम और मैक्सिमम का वेरिएशन कितना रहा, वो वेरिएशन हमें इस रेंज ग्राफ से दिखाई देता है। फिर आप यहाँ लीजेंड शो करेंगे कि हाई और लो वैल्यू जो है आपने किस कलर से दिखाया, किस शेड से दिखाया है। नीचे एक्स एक्सिस पर उसको लेबल करेंगे कि एक्स एक्सिस इट इंडिकेट्स द डे, वाई एक्सिस इट इंडिकेट्स द टेम्परेचर, और ऊपर टाइटल। नाउ द बैंड ग्राफ। बैंड ग्राफ क्या होता है? It shows total of the successive time period broken up into subtotal for each of the component part of the subtotal. इसमें क्या होता है कि जो सक्सेसिव टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उस सक्सेसिव टाइम पीरियड के सब टोटल को हम लोग लेते हैं और उसको हम जो है प्लॉट करते हैं। It shows how and in what proportion the individual items comprising the aggregates are distributed.
अब जो हमारा जो सब टोटल पार्ट है उसको हम जोड़ करके एक एग्रीगेट वैल्यू बनाते हैं और उस एग्रीगेट वैल्यू में उसको हम जो है जो सब टोटल पार्ट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद हम उसको प्लॉट करते हैं। The various components are plotted one over the other. एक के ऊपर दूसरा वैल्यू हम प्लॉट करते जाते हैं and due to this the graph appears as a series of band. जब आप एक के ऊपर एक वैल्यू को प्लॉट करते चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक ग्राफ का जो है एक बैंड का एक सीरीज एक के ऊपर एक बना हुआ है, तो उसी को हम लोग जो है बैंड ग्राफ करते हैं। While choosing the scale, keep aggregate value in mind. जब भी आप स्केल चूज करेंगे y एक्सिस के लिए तो एग्रीगेट वैल्यू आपका कितना है उसको अपने माइंड में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप y एक्सिस को स्प्लिट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए अलग अलग ईयर में जो है राइस, व्हीट एंड पल्स इनका प्रोडक्शन कितना हुआ है इन टन्स, इसका डेटा हमारे पास है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब जब हम बैंड ग्राफ बनाएंगे तो पहले हम सब वैल्यू को टोटल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा वैल्यू टोटल नहीं है, दिस इज द रॉ डेटा जो हमारे पास है। तो हम बैंड ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे कि टोटल वैल्यू हर ईयर में, यानी ईयर 1983-84 में राइस, व्हीट एंड पल्स मिल करके टोटल प्रोडक्शन कितना था। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सम वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर ये देखिए दिस इज द सम वैल्यू, राइस, व्हीट और पल्स टोटल कितना हुआ 75 in year 1983-84, in year 84-85 the sum value is 74 and so on। आपने इस तरीके से सम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो सम वैल्यू है यानी कि 75, आप वैसे सबसे पहले क्या करेंगे ग्राफ पर इस वैल्यू को प्लॉट करेंगे, सम वैल्यू को प्लॉट करेंगे 75, 74, 89, 83 एंड 96। ये देखिए ये हमने सम वैल्यू को सबसे पहले प्लॉट कर लिया है ना। अब जब हमने सम वैल्यू को सबसे पहले प्लॉट कर लिया, अब इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 10। ठीक है, 10 क्या है पल्स, फिर नीचे 10 के बाद से यहाँ से फिर 21 को हम स्प्लिट करेंगे। 21 क्या है व्हीट, और जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वो अपने आप 44 आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसके सम को प्लॉट किया, 44, 21 और 10 के सम को प्लॉट किया है। तो 44 प्लस 21 इज इक्वल टू 65, 65 प्लस 65 प्लस 10 75, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 75। ठीक, अब यहाँ पर 75 से नीचे 10 वैल्यू माइनस कीजिए तो दिस इज द 65, 65 से 21 माइनस कीजिए 44। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग ईयर में जो भी आपके पास डेटा था सबसे पहले सम वैल्यू प्लॉट करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे जो मिनिमम वैल्यू था, जो जिस डेटा में आप देखेंगे जो वैल्यू मिनिमम आ रही है वो वैल्यू उस कंपोनेंट का आप उसको सबसे पहले ऊपर प्लॉट करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू जिसकी आ रही है वो हमेशा जो है नीचे रहेगा। लेकिन आप यूनिफॉर्म रखेंगे, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि ईयर 1983-84 में राइस ज्यादा है और नेक्स्ट ईयर मान लीजिए राइस सबसे कम हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमें ये ध्यान देना है कि आप जो ग्राफ बनाएंगे पहले टोटल वैल्यू को सबसे पहले प्लॉट करेंगे, फिर इसके बाद जो अलग अलग कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को आप उसको मार्क करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उनको जोड़ते हुए, अलग अलग ईयर्स को जोड़ते हुए। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका जो ग्राफ शो हो रहा है वो एक बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, अलग अलग बैंड के रूप में ये आपका ग्राफ शो होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको बैंड ग्राफ कहते हैं। सावधानियां वही रखनी है कि नीचे आप ईयर प्लॉट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है आप कितना आपका प्रोडक्शन इन टन्स है उसको मार्क करेंगे, टाइटल शो करेंगे। नाउ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ में टाइम हमेशा एक कंपोनेंट रहता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। एंड इन दिस ग्राफ द फ्रीक्वेंसीज आर इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स। इसमें आप फ्रीक्वेंसीज को वर्टिकल रेक्टेंगल के फॉर्म में रखते हैं
एक्स एक्सिस इज मार्क विद क्लास इंटरवल्स। एक्स एक्सिस पर आप क्लास इंटरवल को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द क्लास। जिस तरीके से आपकी क्लास का रेंज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो वेरी करेगा। एंड द हाइट ऑफ द ईच रेक्टेंगल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच क्लास। हर एक क्लास का जितना फ्रीक्वेंसी आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बार का जो है हाइट रखेंगे। The uses of histogram, it simplifies a complex data। complex data को बड़े सिंपल फॉर्म में जो है ले आता है। It is attractive and impressive, देखने में सुंदर लगता है, impressive लगता है, easily memorized, आसानी से याद हो जाता है। Using the histogram we can calculate median and mode। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग आगे बताएंगे। मीडियन और मोड को हम हिस्टोग्राम से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ द 2 और मोर फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। 2 या 2 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके कंपैरिजन को ये आसानी से रिप्रेजेंट कर लेता है। एंड इट गिव्स द आइडिया ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसके बारे में जो है ये अच्छा आइडिया हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने आपको शो किया है कि दिस इज द मार्क्स एंड 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। और यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 0 से 10 नंबर कितने स्टूडेंट्स पाए, 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स पाए एंड सो ऑन। ठीक, इसको हमने जो है ये देखिए नीचे एक्स एक्सिस पर 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 हमने जो है स्प्लिट कर लिया है और वाई एक्सिस पर हमने जो है फ्रीक्वेंसी को हमने शो किया है। यहाँ पर जो हमने अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनको हमने अलग अलग कलर से यहाँ पर प्लॉट किया है। जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो भी हमारा जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर हमने उसकी वैल्यू रख दी है। ठीक, और वाई एक्सिस को हमने जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने अपने ग्राफ को स्प्लिट किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी हाइट, जो भी हमारा सीरीज है, मार्क्स की जो सीरीज है, जो फ्रीक्वेंसी क्लास है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको जो है वैल्यूज के ऊपर पुट कर दिया। ध्यान दीजिए जो जितना हमारा क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी जो डिस्टेंस आ रहा है, हमने जो विड्थ रखी हुई है इस रेक्टेंगल की 0 to 10 इक्वल विड्थ रखी है क्योंकि सब में जो डिफरेंस है वो 10-10 का है। अगर इन केस कि आपके फ्रीक्वेंसी क्लास में वेरी आता है, यानी यहाँ पर मान लीजिए 20 to 30 की जगह सीधे 20 to 40 होगा, तो यहाँ पर विड्थ आपकी बदल जाएगी। विड्थ आपकी बदल जाएगी, यहाँ पर 10 to 20, 20 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20 और 40, यानी कि ये जो हमने 2 में स्प्लिट किया हुआ है वो टोटल जो विड्थ हो जाएगी वो इन दोनों के बराबर होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप हाइट रखेंगे। तो यहाँ पर आपके क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो आपका जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ चेंज हो सकती है। कितनी चेंज होगी ये डिपेंड करेगा आपका क्लास इंटरवल कितना है। यहाँ पर विड्थ चेंज नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल सबका बराबर है, सब में जो है 10-10 का अंतर है, मार्क्स में 10-10 का अंतर है। हाइट हमने कितनी रखी है? जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 10 है। उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है अपने रेक्टेंगल की हाइट रखी हुई है और उसके ऊपर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 10, 15, 13, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं सिंपल वे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे डिस्कस करेंगे।